एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे 10th क्लास से संबंधित क्वेश्चन। जो भी बच्चे कल साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत हुए हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने की संभावना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इतना ज़रूर हमारा उम्मीद है। देखिए, आज उम्मीद पर हम खड़े उतरे हैं। देखिए, आज कल क्या होने वाला है तो कोई नहीं जानता है, लेकिन हम आपको 100% के हिसाब से आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। चलिए हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से लेते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए सपोजिटेड, जो कल पूछने वाले हैं क्वेश्चन 2 नंबरों में। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे फिजिक्स में कौन क्वेश्चन रख सकते हैं आपके। ये साइंस का पार्ट है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और छोटे समय में आपको क्वेश्चन को हम डिफाइन कर देंगे। चलिए, तो अब क्वेश्चन आता है कि क्रांति कौन किसे कहते हैं। इसलिए क्रांति कौन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हटती है। अर्थात विरल माध्यम में बना आपतन कोण सघन माध्यम में बने आपतन कोण से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। अगला आता है क्वेश्चन हमारा क्या, कि पेरिस्कोप किसे कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानी पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिक समुद्र तल का यह अति पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाए जा सकते हैं, जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। अगला पूछ सकता है आपको क्वेश्चन कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। तो देखिएगा, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु, उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। मान लीजिए समतल दर्पण में क्या होता है कि समतल दर्पण में जितना अगर आप नज़दीक रहिएगा, आपका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। और समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। इसलिए कि A बराबर R/2 होता है। इसलिए क्या पूछ सकते हैं आपके कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। तो देखिए क्या करेंगे हम, अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पहला, बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च etc बनाने में किया जाता है। सेविंग दर्पणों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा और विशेषज्ञ रोगियों का परीक्षण करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो देखिएगा, इसको सिंपल सी भाषा में करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला, आपतन किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है इसी में है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों से सीधा सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण I की ज्या साइन तथा आपतन कोण R की ज्या साइन का अनुपात नियतांक होता है। इसमें स्नेल का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तल लेंस के 2 उपयोग को लिखिए। तो उत्तल लेंस के 2 उपयोग को क्या कर सकते हैं, तो देखिए, नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और छपाई, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा, हमारे वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृष्टि के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, उत्तल दर्पण को पक्ष दर्पण के रूप में इसलिए भी वरीयता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रती होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। तो सिंपल सी बात है, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर बताना है। तो अवतल लेंस क्या होता है, परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, और उत्तल लेंस में क्या होता है, परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा रहता है।
अवतल लेंस में क्या होता है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनती है, लेकिन उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। उत्तल लेंस में इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और वस्तु के आकार का और तीनों प्रकार का बनता है। और उत्तल लेंस में क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है सिर्फ। अब आता है देखिए उत्तल दर्पण था और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर पूछ दे तो क्या करेंगे। तो देखिएगा उत्तल लेंस के बारे में पूछे तो उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में से मोटा और किनारे से पतला होता है। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे से मोटा होता है। उत्तल दर्पण अक्षर को बड़ा आकार के दिखाने के लिए करते हैं। अवतल दर्पण में अक्षर को छोटा आकार पर दिखाई जाती है। और उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणों को एक बिंदु से केंद्रित करते हैं और अवतल लेंस में प्रकाश की किरण पुंज को बिखेर देता है। अब चौथा पॉइंट, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है और अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। उत्तल लेंस में लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करती है और अवतल लेंस में लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं की तरफ करती है। उत्तल लेंस में क्या होता है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस में इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिएगा यहाँ पर से अब क्वेश्चन पूछ सकता है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब आभासी में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है जो पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त हम नहीं कर सकते। सिंपल सा क्वेश्चन। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि परावर्तन के प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखिए। सिंपल सी बात है कि प्रकाश की किरणें या किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतन किरण, परावर्तन किरण एवं आपतन बिंदु उस पर डाला गया अभिलंब के तल पर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सिंपल सी बात। अब सिंपल से आता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और परावर्तन दर्पण पर टकराने वाले बाद लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तन किरण कहते हैं। अगर आप पूछ ले अभिलंब, तो जिस बिंदु पर आपतित बिंदु किरण और अपरावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु को खींचा गया लंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। सिंपल। अगर आता है कि आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अगला परावर्तन कोण, परावर्तन किरण और अपरावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। सिंपल सी बात। अगला पूछता है क्वेश्चन कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। तो सिंपल है, तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उस दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अगला पॉइंट पूछेगा प्रकाश के किसी खास रंग के आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या निश्चित अनुपात में होते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, समान दृष्टि पूछ दे कि 25 सेंटीमीटर के बारे में स्पष्ट रूप से दिखता है कि नहीं दिखता है, तो बोलेंगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, इसलिए मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि गोलीय दर्पण प्रकाश क्या है। तो स्लाइड क्या देखिएगा कि दृष्टि के भौतिक अनुभूत को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है और कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। वह और परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण होता है, तब हमें इस वस्तुओं को देखने में योग्य बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब पूछ सकता है, तो ये बताए हैं आपको हम किसे कहते हैं। तो देखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ पूछ सकता है। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस में क्या होता है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल लेंस में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। लेंस की क्षमता क्या सब होते हैं, तो देखिए यहाँ पर, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणें के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। देखिएगा, तो सिंपल सी बात था, तो इसमें इतना ही क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला पूछ सकता है विवर्तन किसे कहते हैं। तो यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाती है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलिए हम अगर एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, नहीं टिमटिमाते हैं क्यों। ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है, अतः
इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के स्थायित्व के प्रभाव के चलते चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आती है और वे लगभग अस्थायी रूप से चमकते रहते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल से के विभिन्न घनत्व वाले परतों को गुजरने पर किरणों के पथ से विचलन हो जाता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों अपवर्तित होते रहते हैं और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपका क्या कि मानव समझ से दो आंखों की क्या उपयोगिता है। देखिए पूछ सकता है क्या वस्तु दो आंखों को रखने की क्या होती है। तो वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक लगाया जा सकता है। वस्तुतः त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। दोनों आंख एक दूसरे को सेकंड एक भाग के आराम देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। जानते हैं कि जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजरता है तो यह 7 रंगों में बैठ जाता है जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैंगनी, हल्के नीले और नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्णक क्रम में व्यवस्था किया जाता है। यह सभी रंग अलग अलग कोने पर मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी रंग सबसे अधिक। वर्णक्रम को हम वेबज्योर द्वारा कहते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वाह में या हवा में समान वेग की दूरी को कहते हैं। अगला आता है क्या समान नेत्र 25 सेंटीमीटर के निकट वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख सकता। तो जानते हैं हम पहले बताए हैं तारे टिमटिमाते आते हैं, इसके बारे में बता दिए आपको। दृष्टि निबंध क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रेलवे सिग्नल, तो जानते हैं कि रेलवे सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। जानते हैं कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि क्योंकि लाल रंग प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग का अधिक दूरी तक साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। अगला पूछता है क्वेश्चन क्या निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है। देखिएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है निकट में और नेत्र गोलाकार लंबा हो जाता है और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और इस दोष को हम दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला कहता है क्या दृष्टि दोष क्या है या किसे कितने प्रकार के होते हैं। जानते हैं कि समांतर नेत्र 25 सेंटीमीटर पर ही वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। तो कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुदकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या हमारा कि नेत्र में आंखों की देखिए यहाँ पर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में किन्हीं 3 अंतरों को लिखिए। देखिएगा पहला दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीज़ों को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। पहला दूसरा पॉइंट देखिएगा दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता लेकिन निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आसानी से स्पष्ट देख सकता है। और तीसरा पॉइंट दूर दृष्टि दोष के निवारण में चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेक्ट्रम क्या है। तो जब श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंग में विभक्त रहता है। प्रकाश के अवयव वर्गों को इस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है। तो जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णन कर देती है। अगला कहता है क्या प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तथा वायु के कण द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन होता है और प्रकाश पुंज के मार्ग को देख पाते हैं। वास्तविक विलयन से वस्तु की प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश किरण पुंज का भाग विलयन द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है और विलयन पारदर्शी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला आता है क्या कैसे। यहाँ पर देखिएगा पॉइंट प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण विक्षेप किस पर निर्भर करती है। तो देखिए यह प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करती है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विद्युत आवेश कुछ मौलिक कणों का
आकांत गुणक जिसके कारण आवेशित कण आपस में बल जाते हैं, लगाते हैं, और अगर उन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ा जाता है तो उन पर धन आवेश और एबोनाइट पर ऋण आवेश मुक्त हो जाता है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। अगला पूछ सकता है विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक बताइए। तो देखिएगा, तो विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर किसी चालक तार में t सेकंड में q आवेश बहती है तो धारा I बराबर होता है QT। अगर Q कूलम में और समय सेकंड में लिया है तो विद्युत धारा एम्पियर में होती है, इसलिए I बराबर क्या होता है Q/T। Q मतलब कूलम, T पर सेकंड। क्वेश्चन आ सकता है विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, तो एम्पियर, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला आता है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ होता है। तो आवेश के सतत प्रभाव के लिए बने बंद रास्ते को विद्युत परिपथ कहा जाता है, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। देखिएगा, अगला कहता है विद्युत बल्ब का नामांकन चित्र बनाइए। तो देखिएगा, तो विद्युत बल्ब का नामांकन चित्र बनाएंगे तो देखिए, बल्ब का चित्र बनाकर उसको फिलामेंट, टंगस्टन, नाइट्रस गैस ऑक्साइड, धातु का पेन और कांच का बना बल्ब ये बना सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। तो विद्युत विभव के इकाई धन आवेश को अंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में स्थापित समापित कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, विभव कहा जाता है। विभव का ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के विभवों के अंतर को विभवांतर का ऐसा मतलब भी वोल्टे होता है। अगला क्वेश्चन आता है विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता t सेकंड में W कार्य कर रहा है तो शक्ति बराबर क्या होता है, W/T होता है, अर्थात अथवा ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार होता है, P बराबर क्या होता है VI, इसलिए कि P बराबर होता है VI, इसलिए कि I² R यानी कि V²/I/R, यानी इसका ऐसा मतलब क्या होता है, वाट होता है। विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं, छोड़ देंगे। और अगला क्वेश्चन आ सकता है विद्युत फ्यूज का तार उपयोग क्यों किया जाता है। तो घर में लगे सांधितों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं। उच्च विद्युत धारा के कारण तार गल कर प्रतिपथ में भाग जाता है और संदिग्ध रेडियो, टेलीविजन, बल्ब और को जलने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट की वजह से बताइए। तो जानते हैं यदि किसी वस्तु धारावाहिक चालक के दो बिंदुओं के बीच कूलम्ब आवेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आती है तो 1 जूल कार्य किया करता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल/1 कूलम्ब होता है। जैसे कूलम्ब का नियम पूछ सकता है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दोनों वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए कि दो बिंदु Q1 और Q2 हो और बीच की दूरी R हो तो उनके बीच लगने वाला बल F होता है। तो कूलम्ब के नियम से F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2/R²। देखिए, प्रतिरोध क्या कहते हैं, इसका मात्रा क्या होता है, इस पूछ सकता है। तो जब परिपथ में किसी धारा बहती है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आवेश के टक्कर के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है तो धारा के बहने में रुकावट लाती है। अंततः प्रतिरोध एक ऐसा गुण है, धर्म है, जिसकी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव का विरोध करता है। यह विद्युत धारा के प्रभाव को नियंत्रित करता है। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक और अति चालक में क्या संबंध है, दोनों बताइए। देखिएगा, चालक जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहते हैं। सिंपल सी बात, लोहा, तांबा आदि के विद्युत धारा चालक है। अचालक मतलब जिस पदार्थों से तारा के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते उन्हें अचालक कहते हैं, जैसे कि एबोनाइट का छड़, ऊन और सूती धागे और प्रवाहित नहीं होते, इसे और विद्युत चालक कहते हैं। अर्धचालक मतलब ऐसा जिनके चालकता पदार्थ की चालकता के कम और कुचालकता चालक के अधिक को अर्धचालक कहलाता है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अति चालक मतलब अति चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के अर्थात बिना ऊर्जा क्षय किए द्वारा बहती है। ऐसे पदार्थ को हम धारा प्रवाह में विद्युत ऊर्जा का प्रवास न होता है। जैसे कि बेरियम और लिथियम से बना सेरामिक से धारा का प्रवाहित निर्वाह गति होता है। देखिए, घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है। तो देखिएगा, क्यों नहीं करते हैं। तो घरों में बल्ब, पंखे, अन्य विद्युत उपकरण पार्श्व क्रम में संयोजित होते हैं और सभी उपकरणों को दोनों छोरों के बीच विभवांतर समान रहता है और एक फ्यूज करने पर दूसरे में धारा प्रवाहित होती है, बंद हो जाती है। उपकरणों के परिपथ में श्रेणी बंद जोड़ने पर हर एक उपकरणों में कम अविभवांतर का संचालन होता है। एक बल्ब अगर फ्यूज कर देता है तो विद्युत परिपथ में धारा का बंद हो जाता है। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी बंद संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है।
देखिए यहाँ पर विद्युत चुंबक के प्रेरण से क्या समझते हैं। अगला पूछ सकता है विद्युत मोटर या कुछ उपकरणों को लिखिए। विद्युत मोटर में उपयोग होता है, क्या होता है, विद्युत पंखा होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, विद्युत मिश्रकों का होता है, वॉशिंग मशीन होते हैं, MP3 प्लेयर भी होते हैं। चुंबक की असली पहचान क्या है। चुंबक में सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। दो लोहे के टुकड़े के लिए जाए और इसके एक छोर को दूसरे छोर से छोड़ के सटाते हैं तो प्रतिकर्षण और दोनों लोहे के टुकड़े चुंबक हो जाते हैं। विद्युत फ्यूज क्या है यह पूछ सकता है। विद्युत परिपथ के लिए फ्यूज का तार उपयोग होता है। अंततः यह अभिसारण अथवा लघु पतन के द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा के बहने पर यह गल जाता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज का तार तांबे तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबक के चुंबकत्व तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए अब विद्युत चुंबक के चुंबकता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला, परिनालिका के फेरों की संख्या पर। फेरों की संख्या बढ़ेगी तो चुंबक की तीव्रता समांती ढंग से बढ़ जाती है, जैसे बी प्रोपोर्शनल एन। धारा का मान बढ़ने पर चुंबकीय की तीव्रता समानुपाती ढंग से बढ़ जाती है, बी प्रोपोर्शनल आई। क्रोड की प्रकृति पर परिनालिका के अंदर नरम लोहे का व्यवहार करने पर अधिक शक्तिशाली चुंबक बनता है, लेकिन इस्पात के व्यवहार करने पर कम शक्तिशाली चुंबक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग का बामहस्त नियम पूछता है। क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना जरूर है। तो फ्लेमिंग के बामहस्त नियम अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगूठे को परस्पर लंबवत बढ़ाकर फैला लीजिए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा और जो चालक की गति अंगूठे दिशा में होती है, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे होंगे। तो क्या कर रहा है यहाँ पिक्चर में दिख रहा है फ्लेमिंग। विद्युत धारा का प्रतिबल परिभाषा दीजिए। तो किसी चालक तार से प्रति सेकंड बढ़ने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रतिबल कहा जाता है। चुंबक किसे कहते हैं, बता वे पदार्थ जो चुंबक कहता जाता है जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, स्वतंत्रतापूर्वक वायु में लटकने का उत्तर दक्षिण को इंगित करता है, उसे विद्युत उत्तर और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दृश्य धारा के रूप में मतलब जानिएगा। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत देखिए। तो विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखने के चालक को घूर्णित गति प्रदान करने में किया जाता है। इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अंततः जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करती है। प्रत्यावर्ती धारा की दो हानियाँ बताइए। तो ये बता सकते हैं हम लोग, स्लाइड का बोलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत लेपन और बैटरियों का आवेश नहीं किया जाता है और इस धारा को हम विद्युत विच्छेद नहीं किया जा सकता है। अगला कहता है लघु पतन से आप क्या समझते हैं। तो किसी कारण से जब जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे से सट जाते हैं तो लघु पतन स्थिति उत्पन्न होती है। इन परिस्थिति को हम प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है। धारा के उच्च होने पर काफ़ी ताप उत्पन्न होता है जिससे अग्नि की उत्पत्ति होने लगती है तथा परिपथ में आग लगने का भय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या कि एक क्वेश्चन आप सकते हैं कि 1 किलोवाट बड़ा कितना अंकित मूल्य 250 वोल्ट स्रोत है तो कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो लिखेंगे आई बराबर पी बाई ए भी होता है, जैसे कि 1000 बटा में 250 काट देंगे, इसलिए क्या पी बराबर होता है वी आई। चलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 एम्पियर, इसलिए 4 एम्पियर धारा प्रवाहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की तीव्रता। फ्यूज के तार 3 प्रमुख विशेषता बताइए। तो फ्यूज के तार 3 प्रमुख विशेषता यही है कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसका गलनांक न्यूनतम होता है और घरों में 250 से 220 वोल्ट पर या 5 अनुमानित फ्यूज एम्पियर पर बनाया जाता है। तांबे के तार कुंडली धारा के साथ संबंधित होती है, क्या होना यदि दंडक चुंबक होता है, इसलिए कि इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। ये पूछ सकता है कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल की रेखा कैसी होती है। तो पिक्चर में देख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गुणों की सूची बनाइए, ये भी बता सकते हैं आप लोग पृथ्वी के। देखिएगा अब अगला पूछ सकता है परिनालिका चुंबकीय भांति कैसे व्यवहार करती है, ये सब के बारे में पूछ सकता है। तो आगे चलेंगे हम। तो और अब देखेंगे BTOT क्या है, जूल में पद्धति कर है। तो BOT जैसे बोर्ड ऑफ द ट्रेड यूनिट, यानी क्या अगला BOT बराबर क्या होता है 1 किलोवाट, यानी क्या 3.6 जूल, यानी 1000 जूल सेकेंड इनवर्स 3600 और यानी लगभग में क्या हो जाएगा 3.6 जूल। देखिएगा यहाँ पर आगे देखिएगा तो आगे क्या हो जाएगा। तो आगे देखिए, आगे हम चलते हैं तो देखिएगा कि 2 वृत्ताकार कुंडली ए और बी दूसरे के निकट स्थित हो। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा को कोई परिवर्तित करे तो यह कुंडली बी को विद्युत धारा में प्रेरित करता है। कारण क्या है,
जब कुंडली ए में विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या होता है, तो कुंडली बी में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसका कारण यह है कि चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है। कुंडली ए के समीप कुंडली बी होने के कारण परस्पर प्रेरणा की घटना होती है। इसी घटना के कारण बी में विद्युत धारा प्रेरित होती है। चलिए तो आगे क्यों बढ़ते हैं हम। अगला पूछ सकता है ऊर्जा के स्रोत से क्या तात्पर्य है, या सौर ऊर्जा की विशेषता है ये। तो देखिए सौर ऊर्जा, यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होता है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा होता है। सौर ऊर्जा को अक्षय कहते हैं। पृथ्वी पर मानव के जीवन जंतु पौधे और सौर ऊर्जा से उज्जीवित होते हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग को सौर कुकर में, सौर सेल में, सौर पैनल में आदि में किया जाता है। हम अब देखिएगा कि ऊर्जा के स्रोत बता दिए आपको। अब अगर देखिए सौर ऊर्जा कार्य प्रमुख उपकरण बताइए। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कुकर और सौर पैनल में किया जाता है। सौर कुकर के खाने बनाने में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है और सौर पैनल की स्थापना सुदूर इलाके में भी की जाती है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। अगला पूछ सकता है विद्युत ऊर्जा के स्रोत मतलब वन कर सकते हैं। स्रोत में क्या क्या हो जाएगा, तो बहती जल धारा, बहता पवन, सौर ऊर्जा और महासागरीय तापित ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। देखिएगा अगला देखिएगा जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण बताइए। तो जीवाश्म ईंधन जीव ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है और इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्कालीन भरपाई करना कठिन है। अंततः नियंत्रित खर्च करते हैं और लाखों वर्ष पूर्व मात्रा के अपघटन में प्राप्त करते हैं। जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस। देखिए बायोगैस किसे कहते हैं, जैसे कि देखिएगा बायोगैस विविध पादप तथा वाहिनी मल और ऑक्सीजन की उत्पत्ति में अपघटित होते हैं और बायोगैस बनाते हैं। इनका प्रचलन नाम गोबर गैस है। बायोमास पादप द्वारा जंतु के शरीर में पदार्थ वर्तमान रहता है और बायोमास कहलाता है। बायोमास को ईंधन का एक स्रोत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बायोगैस के बारे में तो बता दिया आपको। ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं और अवायवीय परिस्थिति में सड़ने लगते हैं, विघटित होकर विनाश वाला मात्रा मीथेन बनाते हैं, वो यह ग्रीन हाउस गैस कहलाता है। इसलिए प्राकृतिक सीएनजी गैस क्या होता है, तो उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव के रूप में संग्रहित करते हैं तो सीएनजी कहा जाता है और सीएनजी को हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर इसमें देखिए फिजिक्स में बस इतना ही थे और हम केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम केमिस्ट्री लेके आए हैं। फिजिक्स में तो बता दिए आपको, आप केमिस्ट्री के देखिएगा। और आप पूछता है लोहे में वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। जैसे कि पेंट करने में लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है और वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने में हम लोहे के उस पदार्थ को हम जंग लगने से बचा लेते हैं। अगला पूछ सकता है कॉपर सल्फेट लोहे के टुकड़े में विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो बोलेंगे जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में विलयन में डुबोते हैं तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर विस्थापित करता है, जैसे कि FeCO4 जब रखेगा तो FeSO4 + Cu निकाल देता है। और देखिएगा यहाँ पर वायु में जलने से अलग अलग प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है बताइए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन का गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे FeSO4 और Cu। इस अभिक्रिया में Fe क्या जाता है, अधिक अभिक्रियाशील और Cu अपेक्षा मतलब क्या विस्थापित करती है, तो प्रतिस्थापन कहलाती है। अगला पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेरियम डाइऑक्साइड, अमोनियम थायोनाइड अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरलता पदार्थों में टूट जाती है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बन जाता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिका के ऑक्सीजन के सहयोग होता है और ऊर्जा प्राप्त करती है। अभिक्रिया का विशेष रूप नाम देता है। अगला पूछ सकता है क्या हमारा कि संतुलन और संतुलन में क्या अंतर है। तो रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर स्थित में तत्वों को परमाणुओं की संख्या समान होती है और ऐसी प्रकृति समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाया गया है, किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो पाती, असंतुलित समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्या
श्वसन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बन डाइऑक्साइड टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया को हम विशेष नाम श्वसन कहते हैं। श्वसन की अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेद करने में क्यों किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति के अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है, जिसमें सफेदी करने के 2-3 बाद कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, जिससे दीवार पर चमक आ जाती है। और यही कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफ़ेद के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? मतलब अम्ल वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले पदार्थ को लाल कर देता है, जलीय विलयन H+ आयन देता है, मुक्त करता है और धातु पर उसकी अभिक्रिया को हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, HCl और NHNO3 और H2SO4। क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है, लाल पदार्थ को नीला कर देता है, जलीय विलयन को मतलब OH का आयन प्रदान करता है, अम्ल की अभिक्रिया कराता है, जैसे NaOH, OCO और CaO और CaOH का होल 2। आ सकता है लवण किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो लवण गलाते हैं, जो लिटमस पत्र को प्रति पर उदासीन करता है, अम्ल धातु और अम्ल के बीच में अभिक्रिया कर लवण बनाता है। Zn+2HCl मतलब ZnCl+H2O और 2K plus H2SO4 यानी H2SO4+H2। इसलिए क्या देखिए, अम्लीय और अतिभास्मिक मूल का क्या उदाहरण है? तो अम्ल 2 आयनों से मिलकर बनता है और एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक धन आयन भस्म से प्राप्त होता है, जबकि ऋणात्मक अम्ल से प्राप्त होता है। भस्म से प्राप्त आयन को हम अतिभास्मिक मूल, अम्ल से प्राप्त आयन को बोलते हैं अम्लीय मूल कहते हैं। सोडियम क्लोराइड बनाने में Na+ बने भस्मिक मूल और Cl जैसे का अम्लीय मतलब बने क्या, आपस में बनाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के 2 उपयोग मतलब लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंग रजक होता है, जो थैले पाइटा और समूह के लाइकेन पौधे से निकलता जाता है। प्रायः इस समूचे की प्रयोग करते लिटमस पर से विरल उदासीन होता है और यह बैगनी रंग का होता है। बहुत से प्राकृतिक गैस जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्की हाइड्रोजनिक पेट्रोलियम एवं जेरेनियम जैसे कई फूलों की रंगी पंखुड़ियाँ विभिन्न अम्ल और क्षारकीय उपस्थिति में सूचित करता है। अम्ल क्षार सुरक्षक होता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्या ब्लीचिंग पाउडर का बनाने में उपयोग किया जाता है? तो सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस की प्रक्रिया को हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो CaOH का होल प्लस Cl2 यानी CaCO H2O4। इसका प्रयोग लॉन्ड्री में साफ करने, कपड़ों के लिए किया जाता है, पीने वाले जल के जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए। धोबियन सोडा देखिएगा, धोबन सोडा से स्पष्ट क्या है? इसलिए धोबन सोडा बेकिंग सोडा। धोबन सोडा का रासायनिक मतलब Na2CO3 होता है, बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट धोबियन सोडा कहलाता है, उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में बनाया जाता है। इसका और बेकिंग सोडा का इसका उपयोग घरों में पाव रोटी बनाने में किया जाता है। अब देखिएगा, धोबिया सोडा को हम जल की स्थिति में कठोरता दूर करने में इसका प्रयोग करते हैं और बेकिंग सोडा का उपयोग हम सोडा वाटर अम्ल और अग्निशामक को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उदाहरण बताइए, तो बता सकते हैं आप लोग। अगला कहता है, आयोडीन नमक के उपयोग को क्यों सलाह दी जाती है? क्योंकि आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया गया है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता तो होता है, इसकी कमी से कारण थायरॉक्सिन ग्रंथि थायरॉयडाइड संबंधी रोग हो जाता है, जिसको हम ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। और आयोजन की कमी से आमतौर पर घेंघा रोग होता है। और देखिएगा, साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है तो सोडियम नमक बन जाता है, जिसमें सेवन करने शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्या हमारे आमाशय में अम्ल की भूमि क्या है? तो हमारे आमाशय में अम्ल की भूमि, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से प्रभावित होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर का रंग पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय करता है और यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को अक्रियाशील करती है और यह दिशा भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देती है। अगला पूछेगा, विरंजक चूर्ण क्या है? तो मतलब विरंजक चूर्ण निम्नलिखित है। इसे सूती कपड़े से लीलन लकड़ी के गुड्ढे से उड़ाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। पीने योग्य पानी में हानिकारक जीवाणुओं को नाश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। न सिकुड़ने वाली ऊन का प्रयोग करते हैं। उपयोग और उद्योग में ऑक्सीजन का कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अब आता है क्या मतलब, देखिएगा साधारण NaCl प्रत्यक्ष कहाँ से होता है, जैसे समुद्र से होता है। धोवन सोडा को कहते हैं, धोवन सोडा को सोडे को बेकिंग सोडा को कहते हैं। दो देखिए धोवन सोडा मतलब हमारे जल की स्थिति में कठोरता की दूर करता है और कांच, साबुन और पेपर बनाता है। बेकिंग सोडा में क्या होता है, एसिटिक सहायता होता है और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लांट ऑफ पेरिस जानबे करते, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग इसे सांचे, खिलौने और सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में क्या आता है, सजावट सामान, मूर्तियों और आदि से क्या होता है। अस्पताल में अस्थायी विभाग और दांत विभिन्न विभाग द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। टूटी हुई दांतों के स्थान पर नकली दांत लगाने से जाता है। भवनों की दीवारों और छतों पर को समतल बनाने में और डिजाइन बनाने में किया जाता है। अग्निशमन संबंधी सामग्री इसका प्रयोग तैयार करती है। प्रयोगशाला में गैसों का रिसाव इसको रोक देती है। अगला आ सकता है कि धातु किसे कहते हैं। धातु आवर्त सारणी बाईं तरफ दामाद में रखे जाते हैं, धातु कहलाते हैं। जिससे धात्विक चमक होती है, वे प्रायः अंततः आघात वर्धनीय, विद्युत ऊष्मा की चालक होता है, दृढ़ होता है, अधिक घनत्व वाली होती है और ऑक्साइड क्षारीय प्राकृतिक लोहा, सोना, चांदी, तांबे, पेट्रोलियम आदि प्लैटिनियम आदि धातु के उदाहरण। धातु दो प्रकार के रासायनिक रूप होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अक्रिया हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब देखिएगा कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं रहती है। सोना, चांदी ऐसी धातु है जिसमें अभिक्रिया श्रेणी में सबसे नीचे आती है और धातु के काफ़ी कम अभिक्रिया करती है और आसानी से संरक्षण करती है। देखिएगा ऐसे कमरे के ताप पर द्रव होता है, पारा होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम में काटा जा सकता है। पोटेशियम को उष्मा का सबसे अच्छा लगता है क्या है, सोना और चांदी। उष्मा का कुछ अलग कौन है, लेड और मरकरी। मिश्र धातु क्या कहते हैं, देखिए हम मिश्र धातु किसी धातु में अन्य धातुओं का आयुधौत धातु एक मिश्रित मात्रा में मिलायक होता है और मिश्रित धातु प्राप्त किया जाता है। तांबे के दो मिश्रण को निम्नलिखित पीतल और कांसा। पीतल में 80% SCU, कॉपर और कांसा मतलब 90%। धातु अब देखिए धातुएं विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं। क्यों, धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं किंतु ये धनात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके तार से होकर विद्युत प्रवाह किया जाता है। आसानी से धातु को चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु से होकर आसानी से दौड़ सकता है। यही कारण है कि धातु विद्युत और तार के अच्छे चालक होते हैं। देखिए संरक्षण से आप देखिएगा अगला पॉइंट देखेंगे हम, एनोड पंख का। देखिए एनोड छोड़ दीजिए, स्लाइड का आते हैं। अब बताए कि मतलब माने क्या, गैंग ये सब जो अशुद्धि को मापता है। और देखिएगा यहाँ पर कैरेट सोना, कैरेट देखिए शुद्ध सोने 24 कैरेट के होते हैं। यह काफ़ी नर्म होता है, इससे आभूषण बनाए जा सकते हैं। आजकल गहने बनाने में 22 कैरेट का प्रयोग करते हैं क्योंकि 22 कैरेट थोड़ा कठोर होता है और 22 भाग शुद्ध होता है और 2 भाग तांबा और चांदी टाइप के होते हैं सोने। अब देखिए अगला आता है क्या, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बताए। तो लोहे पर जंग लगाने से बचाने के लिए लोहे की वायु को पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यद लेपन करके, क्रोमियम लेपन करके एनोड का मिश्र धातु बनाने का उपयोग करते हैं और लोहे का संरक्षण रुक जाता है। लाह की वस्तुएं बर्बाद होते से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हवाई जहाज का ढांचा एल्युमिनियम और मिश्र धातु का क्यों बना होता है। तो हवाई जहाज का ढांचा एल्युमिनियम और मिश्र धातु का ड्यूरेलिमीन और मैग्नीशियम निम्नलिखित कारणों से बना होता है। ये हल्की मिश्र धातु है जिनका अपेक्षित घनत्व बहुत कम होता है। सुचालक होने के कारण विद्युत प्रेषण तार इनसे बनाई जा सकती है। इन पर जंग नहीं लगता है। इनसे मिश्र धातुओं को कठोर वस्तु बहुत अधिक होती है। ये रसायनों के प्रति बहुत क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं। सोडियम को असक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना देता है। यह पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगर देखिएगा अगला हम पॉइंट देखेंगे कि क्या होता है। धातु कर्म क्या है। देखिए धातु वह विधि है जिसके द्वारा अयस्क और शुद्ध वायु निष्कर्षण होता है। अयस्क के शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। अयस्कों का समधिकरण अयस्कों के गैंग को हटाने की प्रक्रिया को समृद्ध करता है। धातुओं का निष्कर्षण के लिए निष्पादन, भर्जन और अपघटन आदि विधि का प्रयोग होता है। धातु का परीक्षणकरण, अशुद्धि और धातुओं को विभिन्न विधियों जैसे कि विद्युत अपघटन, परीक्षणकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
एल्यूमिनियम का उपयोग भी देखा जा सकता है। अयस्क और खनिज में अंतर देखिएगा तो अयस्क धातुओं के प्राकृतिक यौगिक के रूप में खनिज कहलाते हैं और अधिकांश धातुएं हमें यौगिक के रूप में प्राप्त होते हैं और तांबे हमें पाइराइट कूपराइट प्राप्त होते हैं। अयस्क जिन पदार्थों से धातु का निष्कर्षण कर सरलता से अयस्क बनाते हैं जैसे एल्यूमिनियम और आयस्क अब देखिएगा अगला क्वेश्चन होगा कार्बनिक यौगिक के कुछ गुणों को लिखिए। तो कार्बनिक यौगिक के निम्नलिखित गुण है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते। इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। इनके परमाणु के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। इनके यौगिक के आबंधन से आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे कार्बनिक पदार्थ घुलनशील होते हैं। अगला पूछ सकता है कार्बन के 4 यौगिकों के नाम लिखें। दिखलाई क्या एसिटिक एसिड CH3COOH, क्लोरोफॉर्म C2HCl, एथेनॉल CH3CH2OH, मेथेन CH4। कार्बनिक के 3 रासायनिक गुणधर्मों को रासायनिक समीकरण के द्वारा उल्लेख करें। कार्बनिक यौगिक का ऑक्साइड अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा के प्रकाश उत्पन्न होते हैं। CH4OH2 जब CO2 + H2O होता है जब ऊष्मा और प्रकाश देता है। CH3CH2OH + O2 जब रिएक्शन करता है CO2 + H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। एथेनोइक अम्ल क्षार यानी NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है। NaOH + CH3COOH रिएक्शन करता है CH3COONA + H2O बनाता है। कार्बनिक यौगिक एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। 2Na + 2HCH3 CH2OH जो रिएक्शन करता है CH3 2CH3 CH2O जब Na + H2O देता है। कार्बन के 2 गुण धर्म कौन कौन से इनके कारण हमारे चारों कार्बनिक यौगिक विशाल दिखाई पड़ते हैं। तो कार्बन के चतुष्ट संयोजन श्रृंखला 2 होते हैं जो विशेष जिनके कार्बनिक यौगिक में संख्या अधिक होती है। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? इसलिए कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा काफ़ी कठोर, ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा का उपयोग गहना बनाने में करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेट के रूप में किया जाता है। अगर आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बनाते सकते हैं कोई जल कठोर या नहीं। आप अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रीलंका से अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। यह इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। कठोर जल में भी अपमार्जक प्रभाव बने रहते हैं। ऐसी अवस्था में डिटर्जेंट का उपयोग कर काट जल कठार के बारे में कहना कठिन होता है। देखला पूरा समझाती है श्रेणी किसे कहते हैं। कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिनकी संरचना रासायनिक कण समरूप होता है। 2 क्रमागत समस्याओं का बीच CH का अंतर होता है। ये समझाती है श्रेणी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एल्केनाइन समाजीय श्रेणी है CH4 C2H6 CH3 में कार्बनिक संख्या का CH2 का अंतर है। अगला पूछता है कि समावता का किसे कहते हैं। समान आणविक गुण सूत्र लेकर विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक को संरचनात्मक समावस्था कहलाते हैं। 2 यौगिक ब्यूटेन के समावी कहलाते हैं और क्या हो जाएगा, और ब्यूटेन के 2 नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन कहलाते हैं। गुण सूत्र देते हैं। आदि ब्यूटेन का सूत्र CH4H10 होता है। यहाँ पर फिक्स नॉर्मल ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन के रूप में लिख सकते हैं। अगला पूछते हैं अब देखिएगा डिटर्जेंट कठोर जल में झाग क्यों देता है। तो का निर्माण साबुन के समान क्रिया करने के कारण झाग देता है। हाइड्रोजन का क्या कारण औद्योगिक उपयोग होता है, तो इसके बारे में समावेश भी देखिए। हीरा और ग्रेफाइट में गुण सूत्र बताइए। तो देखिए हीरा प्रत्येक कार्बन परमाणु का 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। इससे प्रकार का एक दृढ़ त्रियामी संरचना होती है। हीरा अत्यंत कठोर होता है। ग्रेफाइट बहुत कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बनिक यौगिकों से जुड़ा होता है। हेक्सा सॉल्ट सल्फर प्लेटों के बीच में रवाकरण होता है। अगला सिरका क्या है, इसका सिरका एथेनोइक अम्ल का तनु अम्ल घोला है जिसमें अन्य पदार्थ एस्टर, शर्करा, जैक्स्ट्रीन आदि अम्ल घुले होते हैं, जिसके सिरका का उपयोग सुगंध पैदा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि अचार आदि में परीक्षण किया जाता है। अगला था ईंधन के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो गन्ना सूर्य के प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्राकृतिक क्षमता होती है। गन्ने का रस बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न करती है। अगला पूछता है क्या
कि कठोर जल को साबुन को कैसे मिलाया जाता है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के उपस्थित कारणों के कारण जल कठोर जाता है। जल कठोर को साबुन को उपचायन क्रिया करते हैं। साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय पदार्थ बनाते हैं। अम्लीय पदार्थ मैली या निर्माण के होते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे आप क्या समझते हैं? तो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह से गहरे दबे पौधे तथा वस्तुओं के जवाशों को प्राप्त ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम गैस। कार्बन तत्व आप देखिएगा समझाती है तो बताइए दिए आपको समझाती श्रेणी के लक्षण। तो समझातीय श्रेणी के मुख्य लक्षण है। किन्हीं समझातीय श्रेणी में सदस्यों को समान प्रकार द्वारा प्रकट करता है और एल्केन समझातीय श्रेणी में CH का प्रकटन करता है। किसी समझातीय श्रेणी को दो साथ साथ वाले दृश्य CH ग्रुप का अंतर होता है। किसी भी समझातीय श्रेणी के सदस्य एक जैसे रासायनिक गुण प्रकट करते हैं। किसी रासायनिक समझाती में सदस्यों को भौतिक गुणों के आधार पर बढ़ने के साथ क्रमिक परिवर्तन होता है। कि किसी भी समझातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सी विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है इसके बारे में बता सकते हैं आप लोग, देखिएगा। तो अगला आता है ईस्टर, साबुन। साबुनीकरण किसे कहते हैं? जब वसा का तेल NaOH को गर्म कर दिया जाता है तो वसा का तेल अणु विघटित करता है। इस प्रक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। जैसे साबुन द्वारा प्रयोग में साबुन की तैयारी करते हैं तो देखिएगा। इसी पर अपमार्जक किसे कहते हैं? देखिएगा, सफाई के प्रयुक्त होने वाले पदार्थ अपमार्जक कहलाते हैं। सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। बहुत पहले अपमार्जक के रूप में साबुन का प्रयोग किया जाता, परंतु आजकल संश्लिष्ट अपमार्जक अर्थात लोकप्रिय गैर संश्लिष्ट अपमार्जक दो सिरों वाले गुण हो, जिनका एक सिरा जल को आकर्षित करता है तो सल्फेट यानी SO4 और सल्फाइड बनाते हैं NSO3 ग्रुप बनाता है। दूसरा सिरा देखिएगा प्रतिकर्षण करता है, हाइड्रोकार्बन मुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला पॉइंट पूछ सकता है आपका क्या कि न्यूलैंड के अष्टक नियम को सीमा बताइए। न्यूलैंड के अष्टक नियम को सीमाएं बताइए। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम का केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणसूत्र पहले तत्व से भिन्न होता है। बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत में मेल नहीं खाए। अपनी सारणी में इन तत्वों को समाहित करने के लिए न्यूलैंड ने दो तत्वों को एक साथ रखकर और कुछ असमान तत्वों को एक साथ में रखा। उदाहरण के लिए मतलब कोबाल्ट और निकल एक साथ तथा उन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया, जैसे कि मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। यद्यपि इसके गुणसूत्र धर्म दोनों तत्वों भिन्न होते हैं। आयरन के कोबाल्ट एवं निकल को दूर किया जाता है, जबकि इसके उनके गुणसूत्रों में समानता आती है। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन 7 और फास्फोरस 8 के बारे में बताएंगे। देखिए, अब आता है धनायन आकार परमाणु कम क्यों होते हैं। धनायन को धन आयन कहते हैं जब यह परमाणु द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को खो देता है। इलेक्ट्रॉन खोने पर प्रायः सेलों की संख्या कम हो जाती है, इसीलिए धनायन का आकार वस्तु का परमाणु के आकार में कम हो जाता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम को लिखिए। 1866 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने 7 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन के आरंभ किया। 56वें तत्व थोरियम इसे समाप्त किया और उन्होंने बताया प्रत्येक 8वें तत्व गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। उन्होंने तुलना संगीत के अष्टक के से किया। इन्होंने अष्टक नियम क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाने लगा, जैसे सारागामा पारदा नीचे के द्वारा आपको बताया गया। देखिएगा, आवर्त सारणी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे होती है। तो आवर्त में बाएं दाएं जाने पर बढ़ने पर बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमानुसार बढ़ जाती है। अष्टक की प्रवृत्ति में एकांतर रूप में कम इलेक्ट्रॉन को आवर्षित करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की व्याख्या कर दिया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी निम्नलिखित है। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का नियत स्थान नहीं दिया जा सकता। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। उन्होंने अपनी सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पा सके। दूसरा पॉइंट कहता है मेंडलीव आवर्त सारणी के समस्थानिक और नोबेल गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया जाता है। मेंडलीव आवर्त सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व को बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप में रखते हैं, इसीलिए इसका अनुपात लगाया जाता है और तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं जब भारी तत्वों का विचार करते हैं तो कठिन उत्पन्न होती है। मेंडलीव तत्वों के वर्गीकरण के किन आधार पर होता है। मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणुओं द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्मों के समानता आधार पर व्यक्त किया। अगला था डोबनर के तत्वों को वर्गीकरण किया। आवर्त देखिए, उस समय तक ज्ञात तत्वों के तत्वों में वर्गीकरण तिर्यक के आधार पर नहीं हो सका। यह तिर्यक नियम कुछ ही तत्वों को सम्मिलित कर सका। उस समय तक ज्ञात तत्वों को केवल 3 तिर्यक ज्ञात कर सकते थे।
अगला उत्कर्षण गैस को अलग समूह में कैसे रखते देखिए। उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन आदि को परमाणु संख्या 12, 2, 8, 18, 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 2, 2, 8, इनकी संयोजकता 0 होती है। इसके अलग में समूह में रखा जाता है, इससे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होते हैं। देखिएगा। चलिए अगला हम चलते हैं। अगला पॉइंट आता है कि बायोलॉजी के देखिएगा। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले व्यक्ति के संबंध अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन संबंधी महत्वपूर्ण रचनाएं: वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। परपोषण किसे कहते हैं? जीव, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषण नहीं कर सकते अपितु किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं। जैसे कि प्राणी पोषण, मृत पोषण, प्राण पोषण 4 प्रकार के होते हैं। पोषण के क्या है? पोषण क्या है? पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत और अन्य तत्वों जैविक क्रियाओं द्वारा संचालन होता है। जैसे मुख्य आहार नलिका, आमाशय, क्षुद्राशय, आंत, भित्ति, बना, पत्ता भोजन बृहदंत भेजे जाते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं? जैसे स्वपोषण हरे पौधे में पाए जाते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति करते, क्लोरोफिल नामक बनने पर CO और जल CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। 6 CO2 और 12 H2O सूर्य का प्रकाश यानी क्लोरोफिल C6H12O6 बनाते हैं और C6 H2O और CO2 सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल स्वपोषण के लिए आवश्यक प्रति होती है। इसके उत्पादन में आणविक नुकसान होते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की जलीय जीवन आवश्यकता कैसी होती है? श्वसन क्या है? शरीर में के बाहर में ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उपयोग करना श्वसन कहलाता है। जैसे कि C6H12O प्लस 6H2O 6O2 जब रिएक्शन करता है C6CO2 प्लस 6H2O और 776 केल्विन। स्वपोषण आवश्यक शर्तें क्या है? स्वपोषण के निम्नलिखित शर्तें हैं: पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और जल की उपस्थिति होना चाहिए। परिसंचालन तंत्र से आप क्या समझते हैं? उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिसंचरण होता है जिसको हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जन पदार्थों को क्रिया करके फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाते हैं, जिसे परिसंचारण तंत्र कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: रक्त का रुधिर, हृदय, रक्त वाहिनी। उत्सर्जन क्या है? तो देखिए जीवों के शरीर के उपचायन क्रियाओं के द्वारा अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि किडनी मानव के 2 प्रमुख अंग है। किडनी इसलिए एक वृक्क बोलते हैं जो रक्त को द्रव के रूप में अपशिष्ट करता है, जिसको बोलते हैं लिक्विड वाटर प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट मूत्र के शरीर से बाहर निकलता है। फेफड़ा करता है कि जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थ आता है, गैसोवास्टेड प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकलता है। वाष्पोषण क्रिया के पौधे के लिए महत्व क्या है? वाष्पोषण क्रिया निम्नलिखित है। यह पौधे मूल रोम द्वारा खनिज लवण के अपशोषण को एक जड़ से एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवर्तन में सहायक होता है। यह पौधे में तापक्रम संतुलन करता है। वाष्पोषण के कारण ही पौधे की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। दिन में रंध्रों के खुले रहने पर वाष्पोषण कार्बन कर्षण की अतिजालम में जल की गति होती है और प्रेरक बल का कार्य करता है। मूत्र बनने की मात्रा नियमित होता है, जैसे वाष्पोषण में परिभाषित करता है। मनुष्य में दंत संरक्षण का क्या कारण है? दंत प्लांग जानते हैं, विषमपोषी होते हैं, जानते हैं। सजीव के 4 प्रकार होते हैं: सजीव, पोषण, स्वपोषण, प्रजनन, विसर्जन। जीवों में पोषण के हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। यह जीवाणु की तरह कार्य कर भोजन के साथ साथ अपने आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। भोजन इसके लिए शीघ्र करता है। कोशिका के 4 प्रकार होते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गॉल्गी उपकरण, अंतःप्रावित जलिका। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कतरनक जिसको बोलते हैं इंसाइजर, बेदक, कैनाल और अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, चवर्णक, मोलर। कर्णनक को काटने का काम होता है, दांत का कहते हैं। भेदक को चीरने फाड़ने का काम करता है और अगर चवर्णक को चबाने का काम होता है, पीसने का काम करता है और ये होता है पीसने वाला दांत होता है। देखिएगा हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। हमारे शरीर में वसा का पाचन आहार नालिका क्षुद्रांत में जाता है। यकृत में निकलने वाला क्षारीय पित्तरस आए हुए भोजन के साथ मिलकर उनकी अम्लीय को निष्क्रिय करके उसे क्षारीय बना देता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम अग्नाशय रस प्रक्रिया क्या करते हैं? पित्तरस को वसा तोड़ देता है और इमल्सन
क्रिया करते हैं लाइपेज एंजाइम को जो नगरनाशय में पाया जाता है, जो साथ एमल्सन वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। देखिएगा किण्वन की क्रिया क्या है, तो गन्ने से रस को सूर्य के प्रकाश में रखकर रासायनिक का ऊर्जा उत्पन्न करना किण्वन कराता है। किण्वन को निर्माण होता है और वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22, ऑक्सीजन अति कितना चीनी का फ्यूजन C12H12SO11 होता है, जो रिएक्शन करता है H2 के साथ C6H12O6 और C ग्लूकोज और प्लस फ्रूक्टोज बनाते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्लोरोफिल उत्पन्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ भोजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। संश्लेषण के साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। ये रक्त की संरचना को समझने के लिए क्या कहते हैं, रक्त पट्टिका क्या है, मृतजीवी, ये सब के बारे में देखिएगा आप पढ़े होंगे। प्रजली मछली, केचुआ और मनुष्य के श्वसन अंग के लिए मछली के मुख्य श्वसन अंग को क्लोम कहते हैं, मच्छर में मुख्य श्वसन अंग को श्रावसनील ट्राइकिया बोलते हैं, केचुआ के श्वसन अंग को बोलते हैं त्वचा बोलते हैं, मनुष्य में फेफड़ा होता है। चलिए यहाँ पर से अब देखिएगा यहाँ पर आमाशय में पाचक रस की भूमिका। जैसे कि आमाशय पाचक रस में क्या होता है, HCl होता है, निष्क्रिय पेप्सिन सक्रिय होते हैं और एंजाइम बनाते हैं। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन होता है और उसे पेप्टोन में बदल देता है। HCl भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम को पाचक रस में जाती है, जो वसा के आंशिक पाचन में मदद करता है। देखिएगा यहाँ पर पत्तियाँ क्या हैं, पत्तियाँ मनुष्य के पाचन में क्या महत्व करती हैं, ये सब बताना है आपको। लसिका की क्या उपस्थिति है, उसके बाद पाचन किससे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइम के सहायता जटिल भोज पदार्थों को सरल अणुओं द्वारा अपघटित किया जाता है, अपशोषण होकर हमारे कोशिकाएं में प्रवेश कर जाती है। मनुष्य के आहार नाल के निम्नलिखित है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलमूत्र, ये सब होते हैं। देखिएगा अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में क्या अंतर है, पौधे की वाष्प में भागों में स्टोमाटा, क्यूटिकल, एलेटिसिन द्वारा वाष्पन किया जाता है। निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह शरीर के क्रिया द्वारा होता है। यह अलग अलग पाइपों में इस प्रकार निष्क्रिय होता है, मात्रा में होता है, लेकिन स्थानांतरित में पौधे में जल, खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थों का बहुत ऊर्जा तक संचलन होता है। इस असंकों को हम वाष्पोत्सर्जन की भूमिका कहते हैं, जो यह फ्लोएम की चलनी नलिका द्वारा होता है। किण्वन की प्रकार बताइए, किण्वन शोषण करता है। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है जिसमें ईस्ट द्वारा पाइरुवेट और एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तन कर देता है। यह विक्रिया ईस्ट कोशिका के बाहर स्रावित जाइलेम एंजाइम द्वारा शर्करा बनाता है। हृदय से कंपोस्ट, श्वसन और दहन में दो अंतर बताइए। श्वसन देखते हैं, श्वसन एवं दहन में निम्नलिखित अंतर है। लक्षण, श्वसन, दहन। प्रकृति की प्रवृत्ति जैव रासायनिक अनुक्रम होता है श्वसन में, भौतिक रासायनिक और विक्रिया अपचक्रण होता है दहन में। कोशिका स्तर पर होता है, एक कोशिका स्तर पर नहीं होता है। चलिए यहाँ पर तो हम देखेंगे, अगला देखेंगे पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट है हमारा, तो देखेंगे आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा पादप हार्मोन किसे कहते हैं। पादप पौधे में कुछ रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है, गतिविधि नियंत्रण करता है और संवेक्षण की भी रासायनिक पादप हार्मोन कहलाता है। अगला आता है कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन होता है। चीनी के पाचन में निम्नलिखित नसीलीन सहायक होता है, जिसमें कमी से मधुमेह हो जाता है। अगला पूछता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के मस्तिष्क के आधार पर होता है। ऑप्टिकल काइजाम के सीधे पीछे सेट्रासिक गुहा में बंद हो जाता है। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग होता है जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित नहीं होता है, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। आयोडीन की कमी से हम घेंगा रोग, जिसको ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है, जिससे थायरॉक्स ग्रंथि आकर काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण गले से सूजन हो जाता है और शरीर की इस अवस्था को हम घेंगा नामक रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को हार्मोन कैसे करते हैं। तो मनुष्य में देखिएगा कितने प्रकार के, मनुष्य के मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, चार, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, परम मस्तिष्क। अब देखिएगा यहाँ मानव शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस समानांतर होते हैं। मनुष्य में महत्वपूर्ण कार्य को वर्णन करें। तो मनुष्य आवेग व ग्रहण करता है। मस्तिष्क में गहन किए गए अवशेष करता है, ग्रहण किए गए आवेशों की अनुक्रिया करता है और सूचना का भंडार करता है, ये सब होते हैं। हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है। हार्मोन थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के सामान्य उपाचक होते नियंत्रण करता आता है। यह शरीर की समानता वृद्धि विशेषक हड्डियों वालों इत्यादि के रूप में विकास करता है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन ग्रंथि बनाए जाते हैं। हार्मोन कब बनता है, जिससे कि गति की बढ़ने की प्रक्रिया को थायरॉक्सिन कभी कभी होता है बढ़ जाता है, घेंगा या ग्वाइटर कहते हैं। थायरॉक्सिन नामक शरीर में वृद्धि हो जाती है।
नर मादा का जनन हार्मोन के नाम पर क्या क्या होता है? नर और मादा का हार्मोन होता है, नर का जनन हार्मोन कहलाता है, मादा का जनन हार्मोन कहलाता है। जैसे हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, तद्वितीय होता है, जंतुओं में होता है। जेब्रेलिन, जेब्रेलिन के मुख्य रूप से जेब्रेलिन नामक पदार्थ हार्मोन एवं जटिल कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं दीर्घ द्वारा पौधे के संबंधों की लंबाई में वृद्धि करता है और उसके आकार में फल फूलों को क्या करता है, बीज रहित फलों को उत्पत्ति में ऑक्सीजन की तरह सहायक होता है। साइटोकाइनिन के प्रमुख कारण मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावित ग्रंथियों के नाम बताएं। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि, पैराथाइरोइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अग्नाशय और लिगहैंस ग्रंथि और जनन ग्रंथियाँ। देखिएगा अगला आता है क्या हमारा, अगला आता है तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता था। जैसे मस्तिष्क के द्वारा, मेरुदंड के द्वारा और संबंध तंत्रिका द्वारा होता है। देखिएगा मनुष्य में कौन सा ऐसा ग्रंथि जिसमें एंजाइम और हार्मोन पाया जाता है? तो अमाशय एक ऐसा ग्रंथि जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों पाया जाता है, छोटी आंत पे पाया जाता है। देखिएगा अगला हम चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला हमारा पॉइंट है अग्लाइन जनन की मुख्य विशेषता बताइए। अग्लाइन जनन की मुख्य विशेषता, अग्लाइन जनन में पैदा होने वाले संतान आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों की तरह होती है, क्योंकि उसमें युग्मों का संलग्न नहीं हो पाता। इसमें निषेचन की जरूरत पड़ती है क्योंकि युग्मों का संलग्न नहीं होता है। अगला लाइन जनन का क्या महत्व है? सभी जीवों में गुणसूत्रों की एक संख्या निश्चित होती है। लाइन जनन के करने में असमसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण कोई विशिष्ट नहीं आती है। प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। लाइन जनन करने में वाले अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे इसमें भिन्नता आ जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। पौधे में लाइन कैसे होता था? पौधे में लाइन जनन एंजियोस्पर्म यानी पुष्पी पौधे में अधिकांश पुष्पलिंगी द्विलिंगी, इनमें दोनों प्रकार की जननांग होती है। पुमंग नर जननांग और आयाम काय का मादा जननांग कहलाते हैं। पुमंग में परागकण बनते हैं और इन्हें माइक्रोस्पर्म कहते हैं। जयांग में बीजांड या मेगा स्पर्म बनते हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इसके निषेचन के बाद फल तथा बीज बनते हैं और बीज के अंकुरण के बाद यहाँ पर नन्हा सा पौधा बनता है। देखिएगा परागकण से क्या समझते हैं? नर जनन अंग से परागकण का गमन मादा जनन अंग पर होता है, परागकण कहलाता है। इसलिए कीड़े, जानवर, हवा, पानी सहायक होते हैं, जैसे स्वपरागण और परपरागण कहलाते हैं। जैसे कि वर्षा होने के समय मक्का के परागकण क्रिया में क्या प्रभाव आता है? देखिए इन पौधों में आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती है, जिनके कारण पौधे पर्यावरण के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाते और ऐसे पौधे पर्यावरण के साथ अनुकूल होने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण उत्पन्न कम होने से बीमारियां होने तथा मर जाने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या कि गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में समझाइए, बताएं। तो परिवार नियोजन के कई उपायों में गर्भ निरोधक गोलियां भी एक उपाय है। निम्नलिखित इनमें कृत्रिम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन डाला जाता है, जिसमें ECH और LH के स्राव में विभिन्न प्रतिबंध लगाया जाता है, जिसके कारण अंडोत्सव की क्रिया नहीं होती है। परागकण क्या है? परागकण कीटों की भूमिका है। परागकण को से परागकणों का परिकर्णन वर्तिकांग तक होने की प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। कीटों के द्वारा परागकण की क्रिया। द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं? तो वे जीव जिनमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं, वे नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मों के उत्पन्न करते हैं, उभयलिंगी अथवा द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। जैसे केचुआ। DNA की प्रकृति बनाइए तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का क्रोमोसोम DNA में बनाता है। इसी प्रक्रिया को हम जानने के लिए आवश्यक होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे हम कि एक लिंगी तथा द्विलिंगी में क्या प्रकार से करें। एक लिंगी वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, उन्हें एक लिंगी पौधे, जैसे मनुष्य। द्विलिंगी जैसे लाइक नर और मादा दोनों एक में होता है, केचुआ और द्विलिंगी में हो गया। मुकुलन क्या है? तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिनमें जीवों की उत्पत्ति जनक के शरीर के धरातल के कलिका फूटने से प्रवर्तित होता है। फलस्वरूप इसके प्रक्रिया में जीव शरीर के किसी भाग से एक से अधिक कंदरूपी होता है और मुकुलन बर्ज बनता है, और इसके बाद जनक कोशिका केंद्र मुकुलन द्वारा केंद्रित होता है। मुकुलन द्वारा शरीर के विलयन होकर एक जीवन निर्माण करता है, जिसको हम इष्ट करते हैं। बहुविखंडन किसे कहते हैं? एक कोशिका जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसमें कोशिका के अनेक सतित कोशिका में विभाजित हो जाता है, जैसे कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी जीव के चारों ओर फैली हुई
किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक और जैविक कार्यात्मकों को दुनिया के संवारे जिसमें वह निवास करता है, जिससे वह प्रभावित होता है, उसे उसका पर्यावरण कहते हैं, वातावरण कहा जाता है। अतः उदाहरण के लिए तौर पर पौधे, जानवर, किसान मनुष्य का पर्यावरण जैविक हिस्सा है। जिस धरती पर वह रहता है एवं फसल उगाया जाता है, जल जो वह पीता है, सिंचाई के लिए उपयोग में लाता है, हवा का पानी, वायु उसके भौतिक वातावरण का भाग है। इसलिए वायुमंडलीय कारक जैसे सूर्य की रोशनी, वर्षा, तापक्रम, नमी, भौतिक प्रदूषण के वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन है? वायु प्रदूषण के मुख्य तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रदूषण से क्या समझते हैं? पर्यावरण में हमारे वांछनीय पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। या वायु, जल, मिट्टी सबको प्रदूषित कर देता है। ओजोन परत स्तर का क्या मतलब है? ओजोन स्तर सूर्य के प्रकाश में स्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणें का अवशोषण लेती है। मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और अनेक प्रकार की उत्पत्ति होती है बीमारियाँ। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके।